नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर की तह तक। जी हां, हर खबर की तह तक पहुंचना जरूरी है और खबर की तह तक पहुंचकर हमारे संवाददाता हमारे ब्यूरो ग्राउंड से आपको जानकारी भी देते हैं। तो चलिए शुरुआत आज सबसे पहले उत्तराखंड से करते हैं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में पीएम मोदी का आगमन हो रहा है। पिथौरागढ़ पहुंचे हैं पीएम मोदी और पीएम मोदी ने यहां पर आदि कैलाश के दर्शन भी किए हैं। पार्वती मंदिर में पीएम ने पूजा अर्चना की है। उत्तराखंड को लगभग 4200 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्थानीय लोगों और साथ ही आर्मी के जवानों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदि कैलाश पहुंचे थे पीएम मोदी और यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उत्तराखंड से उनका अलग ही लगाव है, एक अलग जुड़ाव है, उसको वो महसूस भी करते हैं। इसलिए जब ये तस्वीरें सामने आई तो ऐसी तस्वीरें थी जो बताती है कि उत्तराखंड से कितना ज्यादा जुड़ाव महसूस वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आदि कैलाश गए, पार्वती मंदिर गए, यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज कई कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में। विरोधी बेशक कुछ मर्जी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर भी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और जब तस्वीरें सामने आती हैं तो इन बात की तस्दीक भी हो जाती है। ये सब कुछ देखा जाता है जब पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा होता है। पहले से प्रस्तावित दौरा था, फिर मुहर लगी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। आज कुछ अहम खबरों पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राव वतली, और हिमाचल प्रदेश से हमारे ब्यूरो जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर। इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले राव वतली, मैं आपके पास बातचीत के लिए आना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड में पहुंचने के बाद उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो उससे पहले वो आदि कैलाश भी गए और यहां भी उन्होंने दिखाया कि कितना आस्था का एक प्रारूप उनके मन में है और किस तरह से वो उत्तराखंड से जुड़े हुए। आगे के कार्यक्रम क्या क्या रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, राव वतली, दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। कमल, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और उत्तराखंड पहुंच सिलसिलेवार जिस तरह के कार्यक्रम है, अभी आपने उनका जिक्र किया और पार्वती मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और सबसे बड़ी बात है जो आदि कैलाश पर्वत है, जो लिंगकांग की जो घाटी पर स्थित है, आदि कैलाश मंदिर, वहां के दर्शन किए, हाथ में कलावा बांधा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। और ऐसा पहला मौका है कमल के कोई देश का प्रधानमंत्री पहली बार आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहली बार पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बहुत गहरा लगाव है और ये पूरा देश जानता है। समय समय पर पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आते रहे हैं। जब वो कभी पीएम नहीं थे या सीएम भी नहीं थे कभी गुजरात के, तब भी वो उत्तराखंड आते रहते थे। यहाँ से उनका लगाव बहुत पहले से, और इस दौरे को कई मायनों में समझा जा सकता है। पहला तो ये कि आध्यात्मिक तौर पर इस दौरे को देखा जा सकता है। दूसरा, पर्यटन के तौर पर, क्योंकि बढ़ावा अब मिलेगा आदि कैलाश पर्वत के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और पर्यटक, क्योंकि अक्सर जब भी प्रधानमंत्री किसी आध्यात्मिक स्थान पर पहुंचते हैं तो उसके बाद पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो जाता है। पहला तो ये मकसद। और दूसरा इसका ये कि चीन बॉर्डर के पास क्योंकि पिथौरागढ़ पड़ता है और आदि कैलाश पर्वत जहां पर है जोलांगकांग, तो वहां से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी रह जाती है चीन की, और चीन सीमा के आसपास का ये इलाका पड़ता है भारत के आसपास। तो दूसरा ये भी एक संदेश है दुश्मन देश को कि प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में नहीं बैठते हैं। प्रधानमंत्री देश की उन सीमाओं की चौकसी के लिए जो जवान वहां पर मौजूद हैं उनसे मिलने जाते हैं और निगरानी के लिए खुद भी पहुंचते हैं। तो ये भी एक संदेश है। और तीसरा मायना इसका समझा जा सकता है कि अभी क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं 2024 के चुनाव बहुत करीब है, तो राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा, क्योंकि एक आयोजन होना है, हालांकि यहाँ पर एक स्टेडियम में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो राजनीतिक तौर पर भी ये बेहद खास माना जा रहा है। तो इसके अलग अलग पहलू को हमने समझने की कोशिश की कमल। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, बड़ी सौगातें केंद्र सरकार की ओर से दी जाएंगी। करीब 42 करोड़ रुपए की, 4200 करोड़ रुपए की सौगात आज उत्तराखंड को मिलने वाली है। 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं 13, उनका शिलान्यास होगा और 10 परियोजनाएं ऐसी हैं विकास कार्यों में जो मील का पत्थर साबित होंगी, उनका लोकार्पण होगा आज। तो ये तमाम जो पॉइंट है
प्रधानमंत्री के दौरे के ये रहने वाले हैं। और दूसरा, उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होंगे, क्योंकि जब नैनीसैनी हवाई पट्टी से जो स्थान पड़ता है जनसभा का, वो करीब 6 से 7 किलोमीटर की उसकी दूरी पड़ती है। तो उसकी जो दीवारें हैं आसपास की, उनको उत्तराखंड की संस्कृति से जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं। स्वागत प्रधानमंत्री का कुमाऊं की शैली में किया गया है। 26 स्थान ऐसे हैं जहां रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाना है। जी और धीरे धीरे ये कार्यक्रम अब बढ़ता जाएगा और जी करीब 2:30 से 3 बजे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के वापस जाने का है। यानी कि उत्तराखंड के लिए 6 से 8 घंटे आज बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, ट्वीट जी कर उनका स्वागत किया है और कहा है कि उत्तराखंड अब नए आयाम गढ़ रहा है। राशिद अली, खबर की तह तक पहुंचकर हमें ये भी बताइए कि जो उत्तराखंड का ये दौरा है प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय, इसके मायने क्या समझते हैं? विरोधी लगातार निशाने साध रहे हैं मौजूदा सरकार पर, आम चुनाव नजदीक है, उसको देखते हुए भी सीधे सीधे कई सवाल भी पूछे गए हैं। आपने राजनीति भी देखी उत्तराखंड की, उबाल पर थी प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले। हाँ कमल, देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की तकरारें होती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। प्रधानमंत्री के आने की जैसे ही खबर विपक्ष को लगी, क्योंकि देखिए पिछले सप्ताह से भाजपा बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करना है। अभी मैंने जैसा जिक्र किया कि जी करीब जी 50,000 से ज्यादा लोगों का दावा किया जा रहा है कि भाजपा के जो नेता है वो दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे, जो SS बल्दिया स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है। तो उससे पहले ही विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने से पहले मणिपुर जाना चाहिए था। ये सवाल थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, उन्होंने सवाल उठाए थे। यशपाल आर्य हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने सवाल उठाए थे कि जब उत्तराखंड में आपदा आई थी अभी हालिया, तब प्रधानमंत्री उत्तराखंड नहीं पहुंचे। और ये एक महज चुनावी दौरा है, इसको आध्यात्मिक दौरे के तौर पर विपक्ष नहीं देखती है। विपक्ष सवाल उठा रहे कि महज एक चुनावी दौरा है और चुनावी दौरे के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुंचे। लेकिन इसका जवाब भी दिया गया भाजपा की ओर से। भाजपा की ओर से कहा गया कि अतिथि देवो भव का ये अपमान है, विपक्ष अपमान कर रही है और जी विपक्ष नहीं चाहती कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस राज्य का विकास करे, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि 4,200 करोड़ रुपए की योजनाएं, परियोजनाएं, उनका शिलान्यास होगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं, आरोप प्रत्यारोप अभी भी इस वक्त भी जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए राशिद अली, और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे हम। अब हरियाणा की बात भी हम करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करने जा रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के साथ भी ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। हरियाणा निवास में ये बैठक बुलाई गई है। खबर की तह तक पहुंचेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल मोर, खबर की तह तक पहुंचकर हमें बताइए, दर्शकों को बताइए, इस खबर के मायने क्या है और साथ ही क्यों ये बैठक बुलाई गई है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर नगर निगमों के जो मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनके साथ बैठकें करते रहते हैं। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से तमाम नगर निगमों के मेयरों की बैठक ली गई थी। अप्रैल में बैठक हुई थी। उस बैठक में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम नगर निगमों के जो मेयर थे उनको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से जो विकास की गति है, विकास के प्रोजेक्ट है, किस तरीके से पूरे करने हैं, जो आगामी टारगेट्स हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है, वो सारे के सारे काम सब तमाम मेयर्स को दिए गए थे। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री की तरफ से नगर निगमों के मेयरों की बैठक बुलाई गई है। सीनियर डिप्टी मेयर को भी आज की बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में यूएलबी मिनिस्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं यूएलबी डिपार्टमेंट के, वो मौजूद रहेंगे। बैठक का समय 11 बजे हरियाणा निवास रखा गया। आज की बैठक में भी कहीं ना कहीं जो नगर निगम क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्रों में किस तरीके से विकास को गति दी जा सकती है, उसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री 2 बार लगातार जो अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा कर चुके हैं। बड़े स्तर पर जो कॉलोनियों को वैध किया गया, तो ऐसे में जिन जिन नगर निगम क्षेत्रों में वो कॉलोनी आती है, उनमें किस तरीके से जो विकास है, विकास हो सकता है, जितनी भी मूलभूत सुविधाएं वो किस तरीके से प्रोवाइड कराई जा सकती है, वो चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम मेयर्स थे, उनकी कहीं ना कहीं जो वित्तीय अधिकार थे, वित्तीय अधिकारों को बढ़ा दिया गया था। तो ऐसे में जो वित्तीय अधिकार मेयर्स के बढ़ाए गए हैं, जो फाइनेंस कमेटियाँ होती है नगर निगमों की, उनको जिस तरीके से वित्तीय शक्तियाँ और ज़्यादा दी गई थी, उसके बाद किस तरीके से जो नए नए प्रोजेक्ट उन नगर निगम क्षेत्रों में चल रहे हैं, उनको आने वाले
दिनों में किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि कमल देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो कार्यकाल के 9 साल पूरे होने वाले हैं, 9 सालों को लेकर अभी तक तमाम जो नगर निगम है, नगर निगमों में किस तरीके से जो विकास के काम हुए, आने वाले दिनों में किस तरीके से जो टारगेट्स है वो पूरे किए जा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। जो यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनसे भी कहीं ना कहीं अगर किसी मेयर को अपने नगर निगम में किसी तरीके की अगर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रॉपर्टी आईडी एक बड़ा मुद्दा था, प्रॉपर्टी आईडी में को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार को घेरता रहता है। फिलहाल प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पिछले दिनों जो अभियान नगर निगम में, नगर निकाय संस्थाओं में छेड़ा गया, उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी आईडी बनी है, ये समस्या कितनी दूर हुई है, तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को लेकर मुख्यमंत्री एक तरीके से समीक्षा करते नजर आएंगे। अपनी कुछ डिमांड्स भी मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि प्रॉपर्टी आईडी की कई बार शिकायतें आती हैं और यूएलबी डिपार्टमेंट इससे निपटने की कोशिश भी कर रहा है और हजारों परिवार जुड़े हुए हैं नगर निगम से। तो ऐसे में कुछ डिमांड्स भी अपनी रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अब जानते हैं कि दिक्कत परेशानी अगर कम करनी है तो लोगों की समस्या को समझना होगा और उसका समाधान करना होगा। देखिए, जो भी अमूमन मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं, यूं तो एक एजेंडा तय होता है कि इस एजेंडे पर मुख्यमंत्री को मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से, अधिकारियों से बातचीत करनी है। लेकिन जब बातचीत होती है, मैराथन बैठकें चलती है, तो कहीं ना कहीं मेयर्स की तरफ से भी अपनी जो डिमांड्स होती है अपने नगर निगम क्षेत्र को लेकर, वो बातें रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि जितनी भी निकाय संस्थाएं हैं, चाहे कोई नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, सभी संस्थाओं को अब फाइनेंशियल तौर पर खुद मजबूत होना होगा। सभी नगर निगमों को कहीं ना कहीं जो उनके आय के स्रोत है खुद पैदा करने होंगे, ताकि वो फाइनेंशियल तौर पर मजबूत हो सके। तो कहीं ना कहीं नगर निगमों की किस तरीके की प्लानिंग है कि किस तरीके से जो नगर निगम है वो रेवेन्यू जुटा सके, रेवेन्यू भी उस तरीके से जुटाया जाए कि ताकि आम लोगों पर किसी तरीके का बोझ न पड़े। तो तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी मोर। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर हरियाणा में सियासी घमासान है, लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है। दरअसल एक वायदा कर दिया गया, हालांकि बताया गया कि 2019 में ही ये वायदा किया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि 2019 में हम ये वायदा करते कि 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे चुनाव में, लेकिन अब दोबारा 2024 के लिए वायदा किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुमारी शैलजा इससे इत्तेफाक नहीं रखती, उनको लगता है कि ऐसा कोई वायदा था ही नहीं। अब इस पर वार पलटवार भी हो रहे हैं आपस में भी, और राजनीतिक तौर पर विरोधी भी भूपेंद्र हुड्डा के उनको घेर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के 4 डिप्टी सीएम वाले एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा पलटवार सामने आया। ये डेमोक्रेसी का चीरहरण है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना था। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस समाज को जाति में मत बांटो और हमारे लिए सब एक समाज है। सुनाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा था। कुल मिलाकर के पहली बात तो सोच, अब सामने वाले की सोच क्या है। डिप्टी सीएम बहुत प्रदेशों में बनते हैं, एक भी बनते हैं, 2 भी बनते हैं, लेकिन कभी कोई इस ढंग से ऐलान करता है कि उन जातियों को फाड़ फाड़ के चीर के कि मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा, मैं इस जाति का डिप्टी सीएम बना दूंगा। इसका मतलब है कि आपने जातियों को राजनीति में इस ढंग से धकेल दिया कि राजनीतिक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो आपने तार-तार कर दिया। डेमोक्रेसी का चीरहरण है, बहुत एक ये निंदनीय पहलू है। हम किसी जाति बिरादरी के कोई विरोध में नहीं है, हमारे लिए सब एक समान है, एक जैसे हैं। हमने हरियाणा में एक का नारा दिया कि समाज को जातियों में मत बांटो। जातियों के ऊपर 3 C का विरोध करने के लिए मैंने हमेशा कहा है, दैट इज करप्शन, दैट इज कास्ट एंड क्राइम, करप्शन एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट से भी विरोध नहीं है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर शब्द है ये कि जाति आधारित राजनीति। इसका मतलब है कि हम जातियों के जैसे बहुत प्रदेशों में लोग बहुत पहले से खेल रहे हैं, हमारे यहाँ तो हरियाणा में बहुत सुख शांति है इस मामले में, सब एक साथ मिलकर के बैठते हैं। यहाँ तो अगर खाप पंचायतें भी हैं, एक ही खाप में सब जातियों को लोग इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, कोई किसी जाति के नाम से अलग से बैठते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति में इतना खुला खेल कोई खेलेगा, ये निंदनीय है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हुए हैं। अनिल मोर, क्या हम माने, खबर की तह तक पहुंचकर बताइए कि 2019 से चली बात 2024 तक भी क्या पहुंचने वाली है। भूपेंद्र हुड्डा की जुबान से सुनने को मिला, लेकिन अब उनके विरोधी उनको बहुत तीखे तौर पर घेर रहे हैं।
देखिए कमल, आपने कहा कि जो बात 2019 से चली थी क्या 2024 तक पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इसी बात पर खड़ा हो जाता है क्योंकि कांग्रेस महासचिव और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो बयान दिया गया था जी। कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 4 डिप्टी सीएम बनेंगे और जो 4 अलग अलग जातियों से वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से वो जातियां भी गिनाई गई, लेकिन कुमारी शैलजा की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 2019 में ऐसी कोई बात नहीं थी, जी। ना किसी उनके सामने ऐसी कोई बात आई, ना कोई मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था कि अलग अलग जातियों से 4 जो डिप्टी सीएम है वो बनाए जाएंगे। और हरियाणा उतना बड़ा प्रदेश भी नहीं है, बड़े प्रदेशों का कुमारी शैलजा ने एग्जाम्पल दिया, चाहे कर्नाटक है, दूसरे राज्य है जहां पर डिप्टी सीएम भले है लेकिन 4 डिप्टी सीएम वहां पर भी नहीं, ये एग्जाम्पल कुमारी शैलजा ने दिया। और कल शाम जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री मीडिया ब्रीफिंग करे तो मुख्यमंत्री ने भी कहना कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 3C का विरोध करते हैं, क्राइम का वो विरोध करते हैं, जो कास्ट बेस्ड राजनीति होती है वो उसकी सिरे से कहीं ना कहीं उसकी आलोचना करते हैं क्योंकि हरियाणा एक भाईचारे का प्रदेश है, हरियाणा में जातिगत आधारित राजनीति की कोई जगह नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने भी वो बयान सुना है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का बयान देने से कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का एक जो चीरहरण होता है, इस तरीके से ये बयान दिया गया है जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया। और कहीं ना कहीं किसी भी नेता की तरफ से अगर इस तरीके से जातियों का वर्णन करके कहा जाता है कि 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उसकी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कड़ी आलोचना की। अब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक ब्राह्मण समाज से, ओबीसी समाज से, दलित समाज से, एक सामान्य वर्ग से 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, उसके बाद से कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो कड़े प्रहार किए ही, वहीं उनकी पार्टी के अंदर कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, 2019 में जब कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ा गया था उस वक्त कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ने भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान से सिरे से किनारा किया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहा है कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से बयान दिया गया है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये पार्टी का बयान है, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई फैसला होता है तो कांग्रेस सालाकमान फैसला करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये चेहरे पहले से अनाउंस किए जाएंगे या इलेक्शन के बाद अनाउंस किए जाएंगे। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खबर की तह तक पहुंचकर हमें पॉलिटिकल मायने भी बताएं इस खबर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हिमाचल प्रदेश की हम बात करने जा रहे हैं। शिमला से एक बड़ी जानकारी है, विकास योजना में संशोधित करने का फैसला किया गया है। अब ग्रीन एरिया में भी भवन का निर्माण करवाया जा सकता है। पहले इन क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति नहीं थी, निर्माण कार्य आप नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब शिमला में सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से, रामचंद्रा चौक से, मशीवाला कोठी से और क्राइस्ट चर्च से, लकड़ बाजार से, आईजीएमसी से, संजोली चौक से और साथ ही नवबहार तक जहां पेड़ नहीं है वहां पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाट्स पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पर पेड़ नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं शिमला से, प्रदीप ठाकुर, उनसे हम बहुत गहराई से जानकारी निकालकर आपके सामने रखने वाले हैं। प्रदीप ठाकुर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, खबर के मायने बताइए, खबर की तह तक पहुंचकर ये भी बताइए दर्शकों को कि प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस तरह से ये सब कुछ होगा। बिल्कुल कमल, देखिए लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि जो शिमला का ग्रीन एरिया है वहां पर निर्माण कार्यों को अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि एनजीटी ने इसको लेकर जो पहले ही ऑर्डर दिया है कि शिमला का जो ग्रीन एरिया है, एक्सप्लोर एरिया है, वहां पर 2.5 मंजिल से ज्यादा एक तो बिल्डिंग नहीं होगी और दूसरा जहां पर ग्रीन एरिया है वहां पर निर्माण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में अब जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसमें संशोधन किया गया है और एक तरह से उन जमीन मालिकों को, प्लाट मालिकों को राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, जिन्होंने बड़े समय पहले, लंबे समय पहले उन्होंने वहां पर जमीनें खरीदी थी, प्लॉट खरीदे थे, लेकिन वो निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे थे, यानी अपना घर नहीं बना पा रहे थे, जमीन उनके पास थी। तो ऐसे में उनको एक बड़ी राहत दी गई है और जो पूरा, जैसा आपने भी गिनाया अभी, नवबहार चौक से लेकर मच्छी वाली कोठी होते हुए, आईजीएमसी होते हुए, क्योंकि ये पूरा ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट एरिया है, तो ये होते हुए संजौली से फिर नवबहार चौक तक जो ये एरिया है, इसमें केवल उसी स्थान पर निर्माण कार्य को अनुमति दी है जहां पर पेड़ नहीं है। जहां पर पेड़ होंगे, पेड़ों का कटान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शिमला में पेड़ कटान पूरी तरह से प्रतिबंधित है और हालांकि हिमाचल प्रदेश में ही प्रतिबंधित है, लेकिन शिमला में ऐसे स्थानों पर निर्माण कार्य भी नहीं हो सकते हैं। तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ राज्य सरकार की तरफ से हुई है। पिछले कल कैबिनेट में ये एजेंडा आया था
और उसमें ये तय हुआ कि इस एरिया में, और सबसे लास्ट में जब कैबिनेट पूरी कंप्लीट चुकी थी उसके बाद इस पर डिस्कशन हुई और फिर इस पर तय हुआ कि राहत कहीं ना कहीं की जानी चाहिए जहां पर पेड़ नहीं है। अगर पेड़ होंगे और उसमें आपकी जमीन होगी तो फिर आप निर्माण कार्य वहां नहीं कर सकेंगे जब तक कि एनजीटी का या जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस है उसका कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आता है। लेकिन तब तक एक राहत हम कह सकते हैं उन लोगों के लिए जिनकी जमीन में पेड़ नहीं है या उसके आसपास पेड़ नहीं है और आसानी से बिना कोई परमिशन के वो फिर जो नगर निगम के नियम हैं उनके तहत अपना वहां पर बना सकते हैं। तो एक राहत के तौर पर हम इस फैसले को देख सकते हैं और खासतौर पर उनके लिए जिन्होंने प्लॉट तो लिए हैं यहाँ पर लेकिन वो अपना घर नहीं बना पा रहे थे। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, खबर की तह तक पहुंचकर आपने सब कुछ बताया हमारे दर्शकों को। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोहतक का दौरा है और महत्वपूर्ण दौरा है। मस्तनाथ मठ के धार्मिक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बाबा मस्तनाथ मठ में धार्मिक कार्यक्रम है और कल कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी, उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। देवेंद्र, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएंगे और साथ ही बाबा मस्तनाथ मठ की विशेषता के बारे में बताइए, कितने बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं। जी कमल, देखिए बता दूं कि दिग्गजों के पहुंचने का जहां तक सवाल है तो कल देश के गृह मंत्री यहां पर पहुंचे थे और ये कोई पहला अवसर नहीं था कि जब देश के गृह मंत्री सत्र के नेता यहां पहुंचे। इससे पहले भी बड़ी बड़ी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां पहुंचती रही हैं और ये अमित शाह की अगर बात करें तो ये भी तीसरी चौथी दफ़ा इस जगह पर आए हैं, तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं। प्रतिवर्ष जो है ना देश मेला लगाया जाता है, हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु पूरे उत्तर भारत में, खासतौर से बात करें तो हरियाणा के अलावा चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, काफ़ी जो आसपास के जो राज्य हैं सभी जगहों से भारी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो वार्षिक मेला होता है उसमें उमड़ते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो ये जो चांदनाथ योगी जो थे उनकी प्रतिमा जो थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसका एक कार्यक्रम रखा गया था। देश मेला का आयोजन किया गया है और इसमें कल मुख्य अतिथि के तौर पर देश के गृह मंत्री ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री यादव यहाँ मौजूद थे और आज का जहाँ तक कार्यक्रम है कमल, तो बता देना चाहूँगा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अब से हो सकता है कुछ देर बाद पहुँच जाएँ, क्योंकि जो शेड्यूल मिला है वो ये है कि वो बिफोर 11 तक शायद यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके अलावा पतंजलि योगपीठ से योग गुरु बाबा रामदेव यहाँ पहुँचेंगे और मोहन भागवत जो एक बड़ा नाम है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके अलावा माना जा रहा है कि जूना अखाड़ा से भी पीठाधीश्वर यहाँ पहुँच सकते हैं। ये लोग आज यहाँ रहेंगे और उसके अलावा एक शेड्यूल हमें अभी थोड़ी देर पहले और मिला है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दोपहर बाद यहाँ पहुँचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है देवेंद्र दांगी। आप अपडेट्स लगातार देते रहिएगा। आपने एक और बड़ी जानकारी दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी यहां पर पहुंच सकते हैं। और खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।